हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट 1 वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उसको हमने सॉल्व किया है, जिसको आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। व्हेन एंड हु लॉन्च्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। कब और किसने जो है तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लॉन्च किया था? तो ये 1925 में लॉन्च किया गया था पेरियार के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ये स्टार्ट किया गया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा तमिलनाडु में 1925 में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एक प्रकार का डायनामिक सोशल मूवमेंट था। ठीक है, इसका जो एम था वो डिस्ट्रॉय करना था जो हिंदुओं के सोशल आर्डर है, यानी कास्ट बेस्ड आधारित जो सोशल आर्डर है उसको डिस्ट्रॉय करना था, जाति आधारित, और एक नई सोसाइटी क्रिएट करना था जो रेशनल सोसाइटी होगी। ये जो सोसाइटी होगी ये विदाउट कास्ट रिलीजन और गॉड होगी, यानी ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना था जिसमें कास्ट रिलीजन और गॉड का महत्व ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉक अबाउट द सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म। सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म के बारे में कौन बात करता है? तो ये बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो सिंथेटिक रिलीजन यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं। इनका मानना था कि जो देश कंट्रीज हैं उनके बीच कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती और संपूर्ण विश्व एक है, यानी विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसको लेके बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पेपर्स स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज इज रिलेटेड टू। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक पेपर लिखा स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है इंडियन एग्रेरियन सिस्टम, जो भारतीय कृषि समाज है, व्यवस्था है, कृषि व्यवस्था है, उससे संबंधित ये पेपर है। तो इसमें ही उन्होंने जो है तो डिटेल एग्जामिन किया था कि जो किसान होते हैं उनके पास बहुत छोटी मात्रा में जो है तो जमीनें होती हैं, ठीक, और उससे वजह से कुछ उसकी क्या समस्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में उन्होंने इस पेपर में बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट कंप्राइजेस। जो कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी थी उसमें कौन कौन से इसमें से ऑप्शंस में हैं? तो उनके थ्योरी में जो सप्तांग थ्योरी थी 7 अंग थे स्टेट के। उसमें स्वामी था, अमात्य थे, जनपद था, जनपद या राष्ट्र, मित्र भी थे, दुर्ग, कोष और दंड, ये सातों शामिल थे। जो नहीं थे वो अध्यक्ष नहीं थे, अयम्बुखम नहीं थे, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट ABC होगा, यानी कि आपका 4th नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं जो कौटिल्य की 7 प्रकृतिज या 7 आर्गन ऑफ द स्टेट्स हैं उसमें कौन कौन शामिल है। स्वामी है जिसको रूलर भी कहा जाता है, अमात्य है यानी कि मिनिस्टर, जनपद यानी कि लोग, पॉपुलेशन, दुर्ग यानी कि फोर्टिफाइड कैपिटल, किला जो होता है, कोस्ट ट्रेजरी यानी पैसा, धन संपत्ति, फिर दंड जो आर्मी होती है, मेंटेन की जाती है राष्ट्र स्टेट के द्वारा, और मित्र। मित्र में आते हैं आपके कोई भी सहायक और एलाई एंड फ्रेंड्स यानी मित्र कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू जयप्रकाश नारायण। यहाँ जयप्रकाश नारायण के बारे में उनके थॉट्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको इनकरेक्ट बताना है कौन उनसे संबंधित नहीं है। तो ही बिलीव्ड इन द गारंटी ऑफ फुल इंडिविजुअल एंड सिविल लिबर्टी। तो जयप्रकाश नारायण फुल इंडिविजुअल और सिविल लिबर्टी की बात करते हैं, सही है। ही बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव फर्म रन बाय विलेज पंचायत। तो कोऑपरेटिव फर्म्स के बारे में बात करते हैं जो विलेज पंचायत के द्वारा रन किए जाना चाहिए। A true nationalist desire to build on old foundations। वो नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद है वो ओल्ड फाउंडेशन पे, पुरानी जो हमारी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, उस पर बिल्ड करना चाहते हैं, ये उनका नहीं था। वो एक प्रोग्रेसिव लीडर थे, वो जो है तो पुरानी धारणाओं को नहीं, उस पर जो है तो नेशनल जो हमारा राष्ट्रवाद है उसको विकसित नहीं करना चाहते थे। ही रिगार्ड द स्वराज वाज नॉट ओनली राइट बट धर्म। तो स्वराज न केवल हमारा अधिकार है बल्कि हमारा धर्म भी है, ऐसा वो कहते हैं। तो ऐसा वो नहीं कहते, बल्कि ये जो स्टेटमेंट है वो तिलक से संबंधित है। जेपी वाज सर्वोदयी लीडर। तो वो सभी सर्वोदय लीडर के थे। सर्वोदय क्रांति को में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था।
तो ये भी उनसे रिलेटेड है, ठीक ना। तो ये ए बी और आपका जो ई जो है तो वो करेक्ट है। यहाँ पर पूछा गया था इनकरेक्ट जो है तो स्टेटमेंट पता करना था आपको जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो यहाँ पर सी और डी जो है तो स्टेटमेंट वो आपके इनकरेक्ट है। सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है सी और डी ऑनली इनकरेक्ट है। तो जेपी एक सर्वोदयी लीडर थे, ठीक ना, वो गारंटी देते हैं की बात करते थे, बिलीव करते थे इंडिविजुअल्स और सिविल लिबर्टी में, और साथ ही साथ वो कोऑपरेटिव फार्म्स भी रन करना चाहते थे। ऐसा कोऑपरेटिव फार्म बनाने की बात करते थे जो विलेज पंचायत के द्वारा रन किया जाए। और तिलक जो तो देते हैं स्वराज वाज द बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडियन, यानी स्वराज जो तो सभी हर भारतीय के जो जन्मसिद्ध अधिकार है। और वही जो तो ये कहते हैं कि स्वराज इज नॉट ओनली राइट बट आल्सो द एक्सरसाइज ऑफ वंस धर्मा एंड कर्मा। तो ये जो है तो स्टेटमेंट तिलक से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, आपको इनको मैच कराना है। लिस्ट वन में कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं और लिस्ट टू में जो है तो वो उनके थिंकर वो कॉन्सेप्ट किसने दिया है उसको दिया गया है। तो जैसे इंटीग्रल जो ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया था दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दिया गया था। टोटल रिवोल्यूशंस की जो बात की गई थी जयप्रकाश नारायण के द्वारा बात की गई थी। रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात की जो की गई थी वो एम एन रॉय के द्वारा की गई थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो चलाया गया था वो पेरियार के द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ आपका सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, यानी ए का सेकंड है, बी का फोर्थ, सी का वन और डी का थर्ड। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दीनदयाल उपाध्याय, टोटल रिवोल्यूशन जयप्रकाश नारायण, रेडिकल ह्यूमनिज्म एम एन रॉय और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ दीज मूवमेंट इन इंडिया। यहाँ पर कुछ आपको मूवमेंट्स दिए हुए हैं, ये इनका जो करेक्ट ऑर्डर है किस क्रम में ये घटे हैं उसको आपको करना है। क्विट इंडिया मूवमेंट आपका होता है 1942 में होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये आपका 1920 में चलाया जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका 1930s में चलाया जाता है। और टोटल जो रिवोल्यूशन मूवमेंट है जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1974 में चलाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, बी सी ए डी। बी सी ए डी जो फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। देख लेते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और टोटल रिवोल्यूशन मूवमेंट 1974। ऊपर के तीनों मूवमेंट गांधी द्वारा चलाए गए थे, लास्ट का जो मूवमेंट है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट आश्रम ऑफ गांधी इन इंडिया। जो गांधी जी के द्वारा इंडिया में जो पहला आश्रम बनाया गया था वो कौन सा आश्रम है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर जो कोचराब आश्रम है वो जो है तो गांधी ने सबसे पहले इंडिया में 1915 में बनाया था, जिसको बाद में जो है तो साबरमती आश्रम कर दिया गया था नाम 1917 के आसपास। फिर वर्धा जो आश्रम है इंडिया में उनका सेकंड आश्रम था, 1936 में इन्होंने बनवाया था। और इनका जो फर्स्ट आश्रम अगर गांधी जी का पूछा जाए ओवरऑल तो वो फोनिक्स आश्रम था जो कि नाटाल में उन्होंने बनवाया था, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। तो ठीक, तो कोचराब जो आश्रम है इसको 25 मई 1915 में कोचराब में बनवाया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, विच वर्क इज नॉट रिलेटेड टू बर्नी। यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी से जो है तो संबंधित कौन सा वर्क नहीं है, यानी उनकी पुस्तक नहीं है। तो फतवा ए जहादारी वो लिखते हैं, तारीख ए फिरोज शाही भी उन्हीं के द्वारा लिखी जाती है, जो हिस्टोरिकल अकाउंट रहता है इसमें जो तो पॉलिटिकल अकाउंट, और जवाबी भी उन्हीं के द्वारा लिखा जाता है। जो अकबरनामा है ये इनके द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि जो अकबरनामा है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा जाता है। तो ठीक ना, तो अकबरनामा बुक इज रिटन बाय अबुल फजल इन मुबारक, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, इन विच ईयर डिड पंडिता रामाबाई ओपन हर शारदा सदन, यानी होम फॉर लर्निंग। तो शारदा जो सदन है उसको पंडिता रामाबाई ने किस वर्ष जो है तो ओपन किया था, तो 1989 में। याद रखिएगा 1989 में शारदा सदन को तो स्टार्ट किया गया था 1989 में पंडिता रामाबाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक सिक्स ग्लोरियस इपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज रिटन बाय। सिक्स ग्लोरियस इपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो है तो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन आर द ट्रू अबाउट द पैसिव रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह। यहाँ पर पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो इनको आपको बताना है कौन उसके लिए करेक्ट है। पैसिव रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू सत्याग्रह नहीं,
पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट अफ्रेड बाय फिजिकल स्ट्रेंथ वाइल सत्याग्रह इज अफ्रेड बाय फिजिकल स्ट्रेंथ। तो सत्याग्रह फिजिकल स्ट्रेंथ जो तो नहीं डरता, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी सही नहीं है। पैसिव रेजिस्टेंस इज नेगेटिव इन प्रैक्टिस। तो नेगेटिव इन प्रैक्टिस होता है पैसिव रेजिस्टेंस में बाइकआउट किया जाता है, हर चीज को ना करने की बात की जाती है, तो सही है। वेर इज सत्याग्रह इज पॉजिटिव इन मोरालिटी। तो पॉजिटिव सही है स्टेटमेंट। फिर पैसिव रेजिस्टेंस इज वीपन ऑफ वीकर सेक्शंस। तो वीकर सेक्शंस जो है उनका जो है तो स्ट्रांग से लड़ने के लिए एक वीपन्स के रूप में यूज किया जाता है पैसिव रेजिस्टेंस। सत्याग्रह नेवर डिजायर्स टू टेररिटाइज द अपोनेंट। तो सत्याग्रह के द्वारा कभी भी जो अपोनेंट है, विरोधी है, उनको डराने धमकाने की बात नहीं की जाती, वो बल्कि शांतिप्रिय सत्य के मार्ग पे चलने की बात की जाती है सत्याग्रह में। तो यहाँ पर जो सी और डी आपका स्टेटमेंट है वो आपके ट्रू है पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह के बारे में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है तो करेक्ट होगा। तो पैसिव रेजिस्टेंस निगेटिव इन प्रैक्टिस होता है और साथ ही साथ ये वीपन ऑफ द वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है उनका ये कमजोरों का जो है तो वीपन्स हथियार है। साथ ही साथ सत्याग्रह होता है पॉजिटिव इन मोरालिटी होता है और ये नेवर डिजायर टू टेररिटाइज द अपोनेंट। अपोनेंट को कभी भी टेररिटाइज या भयभीत करने का कार्य नहीं किया जाता सत्याग्रह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्यास थ्योरी ऑफ राजमंडला बिलोंग टू। तो कौटिल्य ने जो राजमंडला का सिद्धांत दिया था वो किसके लिए दिया था? तो फॉरेन पॉलिसी और इंटरस्टेट रिलेशंस के बारे में उन्होंने बात की थी राजमंडला थ्योरी में। तो फॉरेन पॉलिसी और इंटरस्टेट रिलेशंस के बारे में इन्होंने बात की था। इन्होंने चार टाइप के, फोर प्रिंसिपल टाइप के स्टेट्स की बात की इसमें। एक तो होता है विग्जुस, जो डिजायरस होता है या वर्ल्ड को जीतने के लिए सोचता है। एक होता है एरी, जो इनमी होता है, जो विग्जुस से जो तो इसकी टेरिटरी लगी हुई होती है। एक मध्यमा होता है, मिडिल किंग होता है, जिसकी जो टेरिटरी होती है वो विग्जुस और अरु दोनों से लगी होती है और दोनों से स्ट्रांगर होता है। फिर चौथा जो टाइप का स्टेट्स होता है वह उदासीन स्टेट्स होता है, जो आउटसाइड होता है या वो जो मोर पावरफुल होता है इन तीनों से, बिगजूस, अरी और मध्यमा जो है इन तीनों से पावरफुल होते हैं। इस प्रकार सभी जो स्टेट्स होते हैं, ये चारों स्टेट, इनके एक एलाइज होते हैं और एलाइज के एलाइज भी होते हैं, सहयोगी होते हैं और सहयोगियों के भी सहयोगी होते हैं। इस प्रकार ये कुल मिला के 12 किंग बनते हैं, 12 राज्य बनते हैं और 16 टाइप का कॉम्बिनेशन जो तो बनता है। इस प्रकार जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं इनके राजमंडला में वो 72 एलिमेंट्स होते हैं। तो कभी यह भी पूछा जा सकता है कितने एलिमेंट्स होते हैं राजमंडला में, वो टोटल 72 एलिमेंट्स हैं कौटिल्य के राजमंडला जो सिद्धांत है उसमें। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट 1 वीडियो रहा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू।